हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 का इकोनॉमिक्स का एक और वीडियो, जो इसके पहले हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं। आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट 2 का वीडियो। तो नेशनल इनकम का हम आप लोग को बताए थे कि नेशनल इनकम का टोटल 6-7 वीडियो आएगा। आज वीडियो नंबर 2 है, मतलब क्लास नंबर 2 है नेशनल इनकम का। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है, वो सब आपका कंज्यूमर गुड्स पढ़े थे, कैपिटल गुड्स पढ़े थे, ये सब हम लोग गुड्स वगैरह के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में, क्योंकि चैप्टर ही है ये, नेशनल इनकम ही नाम है इसका। तो देखो, नेशनल इनकम जो होता है ना, वो कैलकुलेट होता है 3 मेथड से। वो 3 मेथड आपको बोर्ड में साफ साफ नजर आता होगा। पहला मेथड का नाम है सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सेंसस ऑफ आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंसस ऑफ इनकम मेथड। सेंसस ऑफ इनकम मेथड को फैक्टर्स पेमेंट टोटल भी बोलते हैं, और आपका क्या सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, इसको कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट टोटल भी बोलते हैं, और डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड में। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड का जो इतना सारा नाम है ना, एक्चुअल में नाम आपका यही 2 है। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड जो होता है ना, वो 2 वे में कैलकुलेट होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट मेथड और एक वैल्यू एडेड मेथड। तो ये 2 मेथड से कैलकुलेट होता है सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसी के लिए इसको जो हम लोग दोनों अलग अलग नाम से भी जानते हैं। बोलो क्लियर है? अब सर नेशनल इनकम होता क्या है? देखो, नेशनल इनकम जो असल में होता है ना, नेशनल इनकम निकालते हैं वो NNP-FC होता है। क्या होता है? NNP-FC। सही है। NNP-FC क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। सर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? थोड़ा सब्र करिए, ज़रूर बताएंगे ये सब के बारे में। सर इस चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल्स भी है, जहाँ पे आपको कुछ फार्मूलाज वगैरह याद करना पड़ेगा। अब हमको पता नहीं बाकी जगह में क्या होता है, फार्मूला लिखा करके रटवाया जाता है। बहुत सारे जगह में आपका शीट में फार्मूला एक जगह लिखेगा, बोलेगा इसी को देखते हुए आप लोग क्या बनाइए, सम्स वगैरह बनाइए। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका गारंटी हम ले रहे हैं। आप सिर्फ क्लास देखते जाइए, आपको फार्मूला यहीं पे हम याद नहीं करा दिया तो जो बोलना रहेगा आप बोलोगे, ठीक है। तो आपको हम फार्मूलाज कैसे निकाले जाता है, कैसे आपको फार्मूला डिराइव करना होगा, वो सिखा देंगे हम आप लोग को। तो आपको फार्मूला रटने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए आते हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? उससे पहले एक चीज़ आप लोग ऊपर में लिख लेना कि नेशनल इनकम क्या कहलाता है? NNP-FC बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स में नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNP-FC। अब सुनिएगा, उससे पहले और भी नेशनल इनकम में हम पहले बताने से पहले बता देते हैं ये सब चीज़, कि ये जो सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड है ना, एक्चुअल में सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड का आउटकम जो निकल करके आता है, आउटकम मतलब इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है GDP-MP। क्या निकलता है बाबू? GDP-MP। इसको GVA-MP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GVA-MP। सही है। GDP-MP या GVA-MP क्या है? जब ये बताएंगे ना हम आप लोग को न्यूमेरिकल्स, तो आपको ये भी हम बता देंगे कि GDP-MP या फिर GVA-MP क्या होता है। क्लियर है? अभी के लिए फुल फॉर्म जान के रखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सेंसस ऑफ इनकम मेथड का आउटकम क्या आता है, ये लिख लेना कॉपी में। सेंसस ऑफ आउटकम मेथड का जो आउटकम निकल के आता है वो आपका आता है NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड का क्या आउटकम निकल करके आता है। तो सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या निकलता है? GDP-MP निकलता है, जो आपका प्रोडक्शन मेथड से। एक इनफैक्ट इन सब मेथड से ना यही निकलता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम से। मतलब नेशनल इनकम जो बनता है इन तीनों की मदद से बनता है। पहले ये सब वैल्यू निकलता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं NNP-FC में। कन्वर्ट करने में कुछ फार्मूलाज वगैरह है, वो फार्मूलाज हम बताएं ना, आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा बस शांति रखिए, वीडियो में प्यार बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक का शेयर करिए, और कुछ नहीं करना है। और अभी तक का आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लिए हो तो ज़रूर बताइएगा वहाँ पे कि कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक कमेंट तो एकदम भर भर के करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है? तो देखो, नेशनल इनकम का 3 मेथड है। पहले इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। नेशनल इनकम क्या? आज पर इनकम मेथड द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम अर्न्ड बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर ड्यू टू देयर पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सर ये तो आप रीड कर दिए, समझाएगा कौन? अरे हम ही समझाएंगे, टेंशन मत लो। नेशनल इनकम का डेफिनेशन में क्या लिखा? सबसे पहले द सम मतलब जोड़ देना, द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम, जितना भी इनकम अर्न कर रहा है। कौन अर्न कर रहा है? रेसिडेंट कर रहा है। सर ये रेसिडेंट कौन होता है अभी हम सब समझाएंगे। द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स अर्नड बाय ऑल द रेसिडेंट
ऑफ अ कंट्री, हम लोग का कंट्री मतलब इंडिया के बारे में बात कर रहा है, ड्यूरिंग अ ईयर, ईयर मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात किया, ड्यू टू देयर पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम कुछ अंडरलाइन किए ये डिफिनेशन में। अब ये अंडरलाइन किए तो ऑब्वियस बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बात होगा, तभी हम अंडरलाइन किए, फालतू का तो आपको पता हम कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए आपके बारे में अब इसी डेफिनेशन के अंदर हम थोड़ा गहराई में ढुकेंगे, ठीक है, आप लोग को एक एक चीज़ हम बताएंगे। सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई का द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई का है, ठीक है, आरबीआई पता है आप लोग को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीएसओ, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग प्यार से सीएसओ बोलते हैं, यहाँ पर क्या करता है इनकम मेथड में सीएसओ मुल्क में क्या करता है, जितना भी इंसान अर्निंग यूनिट्स है, अर्निंग यूनिट्स मतलब जो काम करके पैसा कमा रहा है, जैसे आपके घर में पापा होंगे, किसी के मम्मी होंगे, किसी के अंकल होंगे, किसी के चाचा चाची होंगे, तो जितना भी मुल्क में अर्निंग यूनिट्स है, जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, आप कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको भी लिस्ट में सीएसओ जोड़ेगा, मतलब जो जो मुल्क में काम करके पैसा कमा रहा है अर्निंग यूनिट्स है, उन सब का लिस्ट में क्या करेगा, नाम लिखेगा, सीएसओ नाम लिखेगा, उसके बगल में उन लोग का इनकम लिखते जाएगा। जैसे मेरे घर पे आएगा, मेरा पापा का इनकम पूछेगा, मेरा पापा का इनकम बगल में लिख देगा, मेरे भैया का इनकम बगल में लिख देगा, मैं मझले भैया का इनकम बगल में लिख देगा, मेरा इनकम बगल में लिख देगा। उसी तरह मुल्क में जितना भी इंसान काम कर रहा है सबका नाम लिखेगा लिस्ट में, बगल में उनका इनकम लिखेगा, और लास्ट में सबका इनकम को क्या कर देगा, जोड़ देगा, सबका इनकम को जोड़ देगा। तो क्या निकल के आएगा, मुल्क का इनकम निकल करके चले आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। क्लियर, आगे पढ़िए। द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम अर्न्ड बाय ऑल द रेसिडेंट। अब सर ये रेसिडेंट क्या बोला है, रेसिडेंट किसको बोलते हैं, तो हम आपको बोर्ड में ना कुछ 3 चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा। रेसिडेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर से हम निकल सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं आप लोग को, थोड़ा सा ज़्यादा सीख लोगे कोई बुराई नहीं है ना, बढ़े आगे, चलो ठीक है, नहीं भी बोलोगे तब भी हम पढ़ाएंगे। रेसिडेंट कौन होता है, देखो 3 वर्ड हम लिख रहे हैं, रेसिडेंट, नेशनलिस्ट और आपका होता है सिटीजन्स। क्या हम लोग नेशनलिस्ट है इंडिया का, जी हाँ। हम लोग सिटीजन है, जी हाँ। हम लोग रेसिडेंट है, जी हाँ। सर इन तीनों में क्या फ़र्क है, देखो नेशनलिस्ट एक इंसान तब बनता है जब उस देश में वो पैदा हुआ, उस देश में वो पैदा हुआ, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नेशनलिस्ट बन जाएगा। इंडिया का जैसे हम लोग सब इंडिया में पैदा हुआ तो हम लोग क्या होगा, नेशनलिज्म इंडिया का। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा सर, अदनान समी को आप लोग जानते होंगे, हाँ वही जो भर दो झोली या मेरी मोहम्मद मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन वो आज कहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, आज भी नेशनलिस्ट क्या है, वो पाकिस्तान का। समझ में आया। तो नेशनलिस्ट क्या होता है, जिस देश में आप पैदा होते हो उस देश का आपको नेशनलिस्ट घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिटीजन में। सिटीजन क्या होता है, सिटीजन जो बनता है उस कंट्री का, उसको राइट टू वोट हो जाता है, उस कंट्री में वो वोट देने का अधिकार है, इलेक्शन में वोट देने का वो अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। जैसे आप लोग को पता है कि अक्षय कुमार वो कैनेडियन कहलाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास सिटीजनशिप किसका है, कनाडा का है। लास्ट ईयर ही वो कनाडा का सिटीजनशिप सबमिट किया, सरेंडर किया, और इंडिया का सिटीजनशिप उसको मिला, तो लास्ट ईयर वो मोदी जी को जा करके वोट दिया था, तो वो भी अभी इंडिया का सिटीजन बन गया है। सिटीजनशिप समझ में आया। रेसिडेंट किसको बोलते हैं सर, तो रेसिडेंट उसको बोलते हैं जो इंडिया में रह रहा है। कहाँ, देखो ये टैक्स का एक पार्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है, हम फिर भी वहाँ से समझा रहे थोड़ा सा। एक इंसान इंडिया का रेसिडेंट कब बनता है, तो इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में पैदा होना ज़रूरी नहीं है, ना ही इंडिया का सिटीजन होना उसको ज़रूरी है। इंडिया का रेसिडेंट कैसे बन जाएगा, अगर कोई इंसान प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रह गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया का रेसिडेंट घोषित कर देंगे। सर और भी इसके पीछे प्रोविज़न है, लेकिन आप अभी मोटा मोटी यही समझो कि इस रेसिडेंट कब बनता है एक इंडिया में,
एक इंसान जब वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रिसाइड कर लिया, उस बंदा को हम लोग रेसिडेंट घोषित कर देंगे। सर एग्जाम्पल मान लीजिए क्रिस गेल को आप लोग सब जानते होंगे, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो इंडिया में आया। चलो अगर लड़कियां लोग क्रिकेट वगैरह नहीं देखती है तो आप लोग जस्टिन बीबर को जानते होंगे, है ना। जस्टिन बीबर मान लो इंडिया आया और इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रह गया, तो इंडिया में वो जितना भी कॉन्सर्ट किया है, जितना भी पैसा कमाया है, क्रिस गेल जितना भी मैन ऑफ द मैच खेला है, जितना भी बोलो जुबा है केसरी बीमल बेच करके पैसा कमाया, वो सब इनकम नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर वो इंसान का इनकम को अर्न करेंगे जो रेसिडेंट इंडिया का होगा। सर क्रिस गेल तो सर अफ्रीका में रहता है, लेकिन अभी वो 182 डेज से ज़्यादा रह गया ना, तो उसका भी इनकम को नेशनल इनकम में काउंट कर देंगे। सर इसी तरह आप अगर बाहर चले गए, आप वहीं पर 4-5 साल से रह रहे हो, वहीं पे इनकम कर रहे हो, इंडिया नहीं आ रहे, तो आपका इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा, भले आप इंडिया के ही नागरिक क्यों ना हो। बोलो क्लियर रेसिडेंट के बारे में। ऑफ अ कंट्री, अब सर ये कंट्री क्या होता है? सर कंट्री जो इंडिया होता है हम लोग का। अब इंडिया क्या होता है बताइए? सर इंडिया क्या होता है? क्या है मजाक कर रहे हैं सर, इंडिया क्या होता है? देखो समझाते हैं इंडिया क्या होता है। सर अब हम लोग इंडिया समझे, जी हाँ, अब इंडिया समझिए क्या होता है। ये है आपका इंडिया का मान लो मैप, थोड़ा ड्राइंग मेरा ख़राब है, एडजस्ट करिए। ये इंडिया का आपका मैप है। तो जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया का, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जितना भी इस बाउंड्री के अंदर है, वो सब क्या कहलाएगा? इंडिया कहलाएगा। अच्छा सर पानी भी हम लोग का है? हाँ सर इंडियन ओशियन भी हम लोग का है। अरे बेवकूफ़, पूरा इंडियन ओशियन हम लोग का नहीं है। हम लोग का ओशियन जो है वो कितना दूर तक का है? 12 नॉटिकल माइल्स तक का। कितना? 12 नॉटिकल। सर ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है? जिस तरह हम लोग किलोमीटर रोड वगैरह को नापते हैं, समुंदर को हम लोग नॉटिकल माइल से नापते हैं। क्लियर है? तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का हम लोग का इंडिया है। उसके बाहर जो है वो इंटरनेशनल टेरिटरी बन जाता है। आप लोग मूवी देखे होंगे फैंटम मूवी, हाँ, जिसमें अफगान जलेबी गाना है कैटरीना कैफ का, वहाँ पर सैफ अली खान देखोगे आ जाता है इंडिया के बॉर्डर में और पीछे से पाकिस्तानी आर्मी उसको दौड़ाता है और वो पानी में जंप कर देता है। उसके सामने पाकिस्तान का बोर्ड है लेकिन उसको मारता नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के अंदर घुस गया। अब उसको मारेगा तो वो इलीगल हो जाएगा। सर उतना छोड़िए, आप फैंटम मूवी नहीं देखो, पुष्पा देखे होगे अभी, पुष्पा 2, जी हाँ, जहाँ पर इस सखावत लकड़ी पकड़ने के लिए श्रीलंका बॉर्डर में जैसे जाता पानी में तो फायरिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया पार कर करके श्रीलंका का नॉटिकल माइल्स में घुसने जा रहा था, इसलिए उसको वहीं पे रोक दिया जाता। तो हम लोग का कंट्री सिर्फ ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बल्कि पानी भी हम लोग का इंडिया के अंदर आता है। अच्छा जितना ऊपर समुंदर है उतना ऊपर हवाई भी, हवा भी हम लोग का उतना दूर तक का इंडिया है। मतलब इस बीच में जितना भी कमाई हो रहा है, जितना भी, चाहे मछली बेच करके या पेट्रोल वगैरह, यहाँ से पेट्रोल का रिग्स होता है पता है ना, तेल वगैरह निकलता है, ऑयल रिग्स, तो जितना भी इनकम यहाँ से भी कमाया जा रहा है वो सब भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो कंट्री के अंदर कमाया हुआ होना चाहिए। बोलिए क्लियर? चलिए ड्यूरिंग अ ईयर, ईयर मतलब कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कॉमर्स वाले लोग को पता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, जनवरी से दिसंबर नहीं। ड्यू टू देयर पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सर ये जो इनकम है, ये जो इनकम नेशनल इनकम में काउंट हो रहा है, जितना भी अर्निंग यूनिट्स का, वो इनकम फ्री का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बदले में प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए। मतलब आप कोई पैसा कमा रहे, हम पैसा कमा रहे, मेरा इनकम को नेशनल इनकम में CSO तभी लिखेगा जब वो पैसा के बदले में हम मेहनत या कुछ काम करके देंगे, प्रोडक्शन करके देंगे। सर फ्री का पैसा को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। अब तुम सोचोगे सर फ्री का पैसा क्या होता है? तो ट्रांसफ़र पेमेंट आप लोग को मिलता है। सर ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? जो फ्री में दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दीजिए तो, अरे नालायक, तुम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से? लड़कियां लोग लक्ष्मी भंडार मिलता है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का कन्याश्री मिलता है आप लोग को, स्वास्थ्य साथी मिल रहा, वो सब क्या है? विडो पेंशन फंड, ओल्ड एज पेंशन फंड, ये सब ट्रांसफर पेमेंट है। क्या है बाबू? ट्रांसफर पेमेंट है। तो वो सब इनकम के बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं होता। कभी भी आपको सरकार जो स्कॉलरशिप दिया, क्या बदले में आप लोग से पत्थर वगैरह तोड़वाया है? फ्री में दिया। तो वो सब पैसा को नेशनल इनकम में काउंट मत करिएगा। तो CSO अगर आपका नेशनल इनकम में काउंट करता है, वही इनकम को काउंट करता है जिसके बदले में प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ये सब इनकम को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या निकल कर आएगा? नेशनल इनकम। उम्मीद है मज़ा आता होगा यहाँ तक का, ठीक है। सर ये सब इतना क्यों बताए? आपको बुक में नहीं है, ये सब हम अपना ज्ञान आप लोग को दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं मज़ा ही आता होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, नेशनल इनकम का एक और डेफिनेशन है एज पर प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यहाँ पे भी हम कुछ अंडरलाइन कराए सर। यहाँ पे क्या करता है ना, प्रोडक्शन मेथड में CSO मुल्क में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जैसे ये पेन पूरा कंप्लीट हो गया, बन गया सर, जिस फ़ोन से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी फाइनल गुड्स है, ठीक है। फैन, ये बोर्ड, ये सब क्या है? फाइनल गुड्स है। तो मुल्क में जितना भी फाइनल गुड्स बना, मान लीजिए ये बोर्ड, मुल्क में 10,000 पीस बोर्ड बना। कितना 1000 पीस बोर्ड बना? 10,000। उसी तरह कितना चेयर बना है? ये बोर्ड है, चेयर बना मान लीजिए मुल्क में 15,000 इंडिया में एक साल में चेयर बना। पेन बना है आपका, पेन 5,000 पेन बना। ये सब का क्वांटिटी को लिखेगा। अब बगल में इन लोग का मॉनेटरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे। मॉनेटरी वैल्यू मतलब एक बोर्ड का दाम मान लो 500 रुपये है, तो बोर्ड का पूरा एक साल का जितना कमाई हुआ बोर्ड बेच करके वो सब आ जाएगा। पेन, चेयर का दाम मान लो 1,000 रुपया है, मल्टीप्लाई करेगा मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगा। पेन का दाम 10 रुपया, मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह मुल्क में जितना भी फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, जितना भी फाइनल गुड्स है, इसी के लिए हम बताते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, फाइनल गुड्स को ही सिर्फ नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो मुल्क में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना उन सब का मॉनेटरी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, मॉनेटरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगा। मुल्क में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उन सब का मॉनेटरी वैल्यू को क्या कर देगा? CSO ऐड कर देगा, लिख कर करके सबको ऐड कर देगा, क्या निकल कर आ जाएगा? नेशनल इनकम। ठीक है, बोले क्लियर है? चलिए, डोमेस्टिक टेरिटरी, देखो हम इंडिया के बारे में बता रहे हैं। इंडिया के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया और क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू दैट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच जनरेट डोमेस्टिक इनकम। मतलब मुल्क के अंदर से कहाँ से पैसा कमाया जा रहा है वो सब जगह को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया मानेंगे। किसको किसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। एग्जाम्पल, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल देंगे, हंसिएगा मत, ठीक है? आइए, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हंसी मजाक में हम समझा देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आप लोग को यहाँ पे सब नज़र आता होगा इस बोर्ड में, थोड़ा सा हम इस बोर्ड का भी हेल्प लेते हैं, ठीक है? मतलब एग्जाम्पल देने के लिए मान लीजिए इंडिया, ठीक है, और ये हम लोग का कोलकाता है, बाबूघाट है, क्या है? बाबूघाट, ठीक है। हम लोग के इंडिया का ना एक शिप था जिसका मालिक कौन थे? हम थे। हम यहाँ पे बैठ कर मालिक थे, और मेरा एक कप्तान था जो शिप चला रहा था। वो शिप चला करके कहाँ चले गया? फ्रांस चला गया। कहाँ चला गया? फ्रांस। फ्रांस में एक प्यारा सा जगह है जिसका नाम है पेरिस, और ये रहा पेरिस का बाबूघाट, ठीक है। पेरिस का बाबूघाट शिप चला करके पहुँच गया। कब पहुँचा ये? मान लीजिए 13 फरवरी को। कब पहुंचा है? 13 फरवरी। सर आप 13 फरवरी क्यों लिए? अरे चांद रात है, वहाँ पे ना एक पर्व मनाया जाता है 14 फेब को, समझ में? एक फेस्टिवल है वहाँ पे 14 फेब को। तो 13 फरवरी को वो शिप कहाँ पहुँचा? फ्रांस का पेरिस में पहुँच गया। अब कैप्टन को वापस आना था 16 फेब को। अब वो 2 दिन करेगा क्या? तो वहाँ पे फेस्टिवल था। वो क्या किया है, जितना भी वहाँ पर फेस्टिवल में मतलब जो है इबादत करने के लिए लोग आए थे, उन सबको क्या कर रहा था? इबादत गाह पहुँचा रहा था। यहाँ पे इस पार नदी था, नदी को पार करवा रहा था। मेरा ही शिप है, इंडिया का शिप है, वहाँ पे माल अनलोड किया। अब 3 दिन बाद वापस आना था, तो 3 दिन क्या करेगा बैठ करके? वो देखा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे बहुत सारा फेस्टिवल के लोग आ रहे थे जो इबादत करने इस पार जा रहे थे, तो उन लोग को जाने के लिए शिप का ज़रूरत था। तो ये क्या किया मेरा कैप्टन? यहाँ भाड़ा करने लगा, रेंट में अपना शिप लगाने लगा, सबको उस पार पहुँचा रहा, फिर वहाँ से इस पार लेकर के आ रहा, पैसा कमाया। क्या वो इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा? तो आंसर इज़ यस। क्यों? क्योंकि वो जगह को हम लोग मानेंगे, वो जो शिप है वो इंडिया का शिप है, तो जितना भी शिप्स या एयरक्राफ्ट है उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, इंडिया मानेंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, ठीक है। 14 फरवरी को वहाँ फेस्टिवल होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। जो समझ गया कमेंट करिएगा 14 फेब को क्या होता है। नेक्स्ट, आज जो नहीं समझा जाओ बाबू पोगो देखो। एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज। अब देखिए फॉरेन कंट्री में एम्बेसी होता है। आप लोग एक मूवी देखे होगा खुदा हाफिज, ठीक है। खुदा हाफिज मूवी में क्या होता है ना, एम्बेसी होता है। या आप लोग बजरंगी भाईजान देखे होगे, मुन्नी को लेकर के जाता है सलमान खान पाकिस्तान एम्बेसी, जहाँ पे लाठी चलता है उसका पीठ पे। तो एम्बेसी इंडिया में ही है। मान लीजिए कोलकाता है,
कोलकाता में एक चाइना का एम्बेसी है, चाइना एम्बेसी। तो जिस एरिया में कोलकाता का चाइना एम्बेसी, उस जगह को हम लोग इंडिया नहीं मानेंगे, याद रहेगा। अपने ही देश में कोलकाता इंडिया के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा जगह में मान लो चाइना का एम्बेसी है, तो वो जगह को इंडिया नहीं मानेंगे। उसी तरह सर अगर चाइना में या फ्रांस में या पेरिस में हम लोग का इंडिया एम्बेसी होगा, तो इंडियन एम्बेसी, तो उस जगह को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जगह को इंडिया मानेंगे। जिस तरह इस जगह को इंडिया नहीं माना, तो उस जगह को हम लोग इंडिया मानेंगे। एम्बेसी इन फॉरेन कंट्रीज, अगर फॉरेन कंट्रीज में हम लोगों का इंडिया का एम्बेसी है, तो उस जगह को नेशनल इनकम काउंट करेंगे, उस जगह को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल रिग्स। अगर फिशिंग वेसल्स या ऑयल रिग्स पानी में है, हम आपको बताए थे पानी में फिशिंग वेसल्स है या फिर ऑयल रिग्स है, तेल का कुआं वगैरह है, तो वो जगह को भी हम लोग नेशनल इनकम काउंट करेंगे। बस शर्त यही है कि वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब कौन कौन से डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है? तो एम्बेसी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री इन इंडिया। मान लीजिए इंडिया में कोई फॉरेन का, कोई चाइना वगैरह का मिलिट्री बेस बना इंडिया में ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए, इंडिया में मतलब चाइना का फोर्स लोग, आर्मी वगैरह लोग इंडिया में आकर के ट्रेनिंग वगैरह करा, कोई जगह मतलब समझ लो थोड़ा देर के लिए मांग कर करके यूज़ किया, तो वो जगह को, या कोई फॉरेन एम्बेसी हम लोग का इंडिया में, चाइना का एम्बेसी इंडिया में, वो जगह को हम लोग इंडिया नहीं मानेंगे, भले ही वो अपना देश में ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग WTO सुने होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, UNO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का ऑफिस होता है इंडिया में। दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में भी है, बहुत सारे जगह में। UNO, WTO, WHO, तो वो सब जगह जिस एरिया में इंडिया में ही है भले उसका ऑफिस, लेकिन उसको हम लोग इंडिया नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो समझ में आया आपको इंडिया क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे निकलता है, नेशनल इनकम निकलने का कितना मेथड्स है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से मज़ा आता होगा, अब तक का मज़ा आता होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जल्दी करिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंसस ऑफ इनकम मेथड। सर प्रोडक्शन मेथड पहले था ना सर, कोई बात नहीं, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सेंसस ऑफ इनकम मेथड पढ़ते हैं। सेंसस ऑफ इनकम मेथड में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO बोलते हैं, वो क्या करता है, फिर से बोलिए, एक लिस्ट बनाता है किसका, जितना भी मुल्क में कमाने वाला अर्निंग यूनिट्स है, आपका मम्मी पापा, मेरा चाचा चाची, सबका अर्निंग यूनिट्स का एक लिस्ट बनाएगा ऑफ अ कंट्री एक साल के अंदर। देन वी फाइंड आउट देयर इनकम, फिर उन लोग का इनकम को फाइंड करेगा एक साल में और ऐड कर देगा सबका इनकम, तो क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम निकल के आएगा। लेकिन ये सबका इनकम को कैलकुलेट करने के टाइम में CSO को बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, ये कौन सा इनकम को ऐड करेंगे और कौन सा इनकम को ऐड नहीं करेंगे, जिसको हम लोग प्रिकॉशन ऑफ सेंसस ऑफ इनकम मेथड भी बोलते हैं। यहाँ से MCQs आपका बनेगा, ठीक है, कि कौन सा प्रिकॉशन नहीं है, कौन सा प्रिकॉशन है। समझ में आया? तो प्रिकॉशन समझिए कि किसको किसको हम लोग ऐड करेंगे, किसको किसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो पहला, ट्रांसफ़र अर्निंग को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। सही है? ट्रांसफ़र अर्निंग या ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके बदले में कोई भी सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज आपको देने का ज़रूरत नहीं है, बिना प्रोडक्शन हुए आपको जो पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, विडो पेंशन फंड हो गया, ओल्ड एज पेंशन फंड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन फंड हो गया, तो ये सब जो आपका ट्रांसफ़र अर्निंग है उसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वही इनकम को काउंट करेंगे जो काम करके आया हो, प्रोडक्शन करके आया हो, तो ये सब बिना प्रोडक्शन किए आया है, इसलिए हम लोग इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन फंड, अलाउंसेज, स्कॉलरशिप्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट, नंबर 2, इनकम फ्रॉम इलीगल मीन्स, मतलब जो काला पैसा, काला धन है, ब्लैक मनी हो गया, मर्डर करके फिरौती हो गया, किसी का सुपारी लेकर करके पैसा उठाए हैं, जुआ खेल कर करके, रास्ता में पैसा, लॉटरी से पैसा कमाए, ये सब पैसा को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ड्रीम 11 में टीम बना करके पैसा कमाए, वो सब नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम इलीगल मीन्स लाइक गैम्बलिंग, थेफ्ट एटसेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 3,
इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको भी हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मतलब नॉट इंक्लूड, है ना। इसको भी हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। सर क्यों? क्योंकि देखो सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जब आप वो फर्स्ट हैंड खरीदे होगे तो उस टाइम में वो नेशनल इनकम में ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया। और एक चीज़ को बार बार हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। अब ये पेन हम जब खरीद के लाए थे तो उस टाइम में नेशनल इनकम में काउंट हो गया था। अब यही पेन हम किसी और को बेच देंगे फिर नेशनल इनकम में काउंट करेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं होगा नेशनल इनकम में। समझ में आया? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लेकिन ये जो बिक्री कर रहे उसके पीछे कोई ब्रोकरेज या कमीशन या कोई इंटरेस्ट वगैरह या कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। समझ में? देखो पेन को हम लोग सेल किया, हम खरीद के लाए, नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो क्योंकि वो उसका इनकम हुआ जिससे खरीद करके हम लाए, उसका इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो गया। मान लो यहाँ में हम खरीद करके पेन लाए मिस्टर एस से 100 रुपये दिए तो ये इसका इनकम हो गया, ये नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा। कल यही पेन हम किसी जेड को बेच दिए, ठीक है, जेड को बेच दिए तो अब हम इसको अपना इनकम मान करके नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसको बेचने में कोई ब्रोकरेज निकला है 100 रुपया ब्रोकरेज निकला या 10 रुपया ब्रोकरेज निकला, इसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुछ भी ब्रोकरेज या कमीशन अगर सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करने में अराइज हो रहा है तो उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट, कैपिटल गेन को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। सर ये कैपिटल गेन क्या मुसीबत है? सर कैपिटल गेन मतलब जब प्रॉपर्टी बेच करके फाइनेंशियल एसेट्स बेच करके जब हम लोग कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन बोलते हैं। कॉस्ट एंड टैक्स वाला बच्चे लोग को आराम से समझ में आता होगा कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन मतलब क्या होता है? इनकम अराइज ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉपर्टी वगैरह बेच करके जब हम लोग पैसा कमाते हैं उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड रेंट, ओनर ऑक्युपाइड हाउस, इसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। ये इतना अभी हम लोग नहीं किया था नेशनल इनकम में कैलकुलेट, अब हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? ओनर ऑक्युपाइड हाउस। मान लीजिए ये लैंड है, ये लैंड अगर हम किसी से रेंट पे लेते हैं तो ये रेंट जो देते हैं हम 10,000 रुपया महीने, ये इन भाई साहब का इनकम हो जाता और इसको नेशनल इनकम में काउंट कर लेते हैं। लेकिन ये ज़मीन अब मेरा खुद का तो हम किसी को रेंट दे रहे हैं, हम किसी को भी रेंट नहीं दे रहे, खुद यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा रेंट तो बच जा रहा है। लेकिन नेशनल इनकम में सीएसओ बोलता है कि उस हिसाब से आपका नेशनल इनकम में काउंट करिएगा। अब सर हम तो किसी को रेंट नहीं दे रहे, कैसे इनकम माने? तो सिमिलर हाउस में देखोगे, घर में आप लोग करना, डेटा कलेक्ट करने के लिए आती है, पूछती है ये घर आपका अपना है? तुम्हारी मम्मी बोलती है हाँ मेरा खुद का घर है। रेंट पे है तो बोल देती है हाँ रेंट, तो पूछती है रेंट कितना दे रहे, वो जोड़ लेती है नेशनल इनकम में। अगर आप खुद का घर बोल दिए हो तो वो क्या करेगा, उस एरिया में सिमिलर टाइप का हाउस होगा, उसका वैल्यू कितना चल रहा है वो अपने आप नेशनल इनकम में उसको क्या कर लेता है? काउंट कर लेता है। तो इम्प्यूटेड रेंट या ओनर ऑक्युपाइड हाउस, खुद का घर अगर है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। 6, हाउस होल्ड सर्विसेज, इसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। सर हाउस होल्ड सर्विसेज क्या है? आपके घर में मम्मी बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, साफ सफाई कर रही है, आप लोग का कपड़ा धो रही है, क्या उसके बदले में मम्मी सैलरी ले रही है? नहीं। अगर ले भी रही है तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 7, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। कॉमर्स वाले लोग याद आ रहा? रिटेन अर्निंग, जब कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देता है और अपने पास रख लेता फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो इसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स, है ना। तो रिटेन अर्निंग्स को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी बताइए किस किस को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, किस किस को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल गेन को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। इलीगल मीन्स से अगर हम लोग कुछ पैसा कमा रहे वो भी हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका सेकेंड हैंड गुड्स अगर सेल करके कमा रहे वो भी हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? कैपिटल गेन हम बोल दिए। इम्प्यूटेड रेंट को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। हाउस होल्ड सर्विसेज को नहीं करेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो दो चीज़ को करेंगे, किसको करेंगे? सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को करेंगे और एक क्या है सर? और एक आपका है इम्प्यूटेड रेंट को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा बाकी 5 पॉइंट है उसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सेंसस ऑफ इनकम मेथड अच्छे से समझ में आया। चलिए यहाँ तक नोट करिए, देन आगे बढ़ते हैं। नोट्स देख रहे हो? नोट्स मार्केट में ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा,
खुशनसीब है तुम लोग को मिल रहा है, कदर करिए थोड़ा। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड और सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हम लोग वीडियो नंबर 3rd पार्ट में डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग 2-3 पार्ट में कवर करने का, 3 पार्ट में नहीं धर के चलो, वो 4 पार्ट आपका लगेगा। तो 3 यहाँ हो जाएगा, 4 पार्ट प्रैक्टिकल, 7 पार्ट और एक और लास्ट आएगा आपका नेशनल इनकम का। तो टोटल 8 पार्ट में धर के चलिए, ये चैप्टर्स पूरा हम रैप अप कर देंगे आप लोग का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मेहनत देख रहे हो, नोट्स आप लोग देख रहे हो, क्वालिटी कंटेंट देख रहे हो। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक का ज़रूर पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यही मोटिवेट हम लोग को करेगा और कुछ नहीं। और वीडियो में लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो, कंटेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, और कुछ खामी रह जा रहा है, कुछ गलती हो रहा है, कुछ भी हो रहा तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग उसको आगे फ्यूचर में कंसिडर ज़रूर करें और उसको अपने गलतियों को ठीक करने का कोशिश करें। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई तो बिल्कुल करते रहिए भाई, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए बाय बाय।